शहनाज गुस्से में बोली। हमने अभी अभी लड़ाई खत्म की है, दूसरा चरण तो पूरा हुआ भी नहीं, फिर से हमारी बारी क्यों? मैं इसका विरोध करती हूँ। संचालक मुस्कुराया। विरोध मंजूर नहीं है। शायद मैंने बताया नहीं, बाकी सारी टीमें पहले ही हार मान चुकी हैं। एस्फीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसने अमर महल के एक एल्डर की ओर देखा और कहा, यह तो हमारे खिलाफ खुला पक्षपात है, आप कुछ नहीं करेंगे। एल्डर हंसते हुए बोला, हमें सिर्फ नतीजे चाहिए, तरीका हमें नहीं देखना। विरोध करना है तो जाओ, बुर्जुग सर्गेश्वर से शिकायत करो। तुम एस्पिरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। संचालक फिर बोला, लड़की चुपचाप अखाड़े में जाओ, नहीं तो आधे मिनट के अंदर अगर तुम वहां नहीं पहुंची तो तुम्हारी टीम को हरा हुआ मान लूंगा। हलील जोर से हंसते हुए बोला, विरोध लगता है इन्हें अब तक नहीं समझ आया। निर्णायक संचालक सब हमारे लोग हैं। पूरा सप्तचक्र महाविद्यालय हमारे स्वर्गसार कुल के नीचे है। हमसे भिड़ने वालों का यही हाल होता है। उसके बगल में बैठा केरिम भी तिरस्कार से हंसते हुए बोला, विरोध खत्म हुआ तो चलो जाओ अखाड़े में, वरना वहीं बैठे रहो और अपनी टीम को खत्म होते देखो। एक बार फिर मैदान में खिलखिलाहट गूंजने लगी। लग रहा था कि ध्रुव और उसकी टीम का भाग्य अब पूरी तरह उन लोगों के हाथों में कैद है और वहां से निकल पाना आसान नहीं था। लेकिन तभी एस्पिरा चिल्लाई, चलो अखाड़े में सबको कुचल डालो। ध्रुव का ध्यान मत भटकने देना। केरम की असली योजना यही थी, ध्रुव को परेशान करके उसका ध्यान भटकाना, क्योंकि पिल रिफाइनिंग में पिल पर पूरा ध्यान होना सबसे जरूरी होता है। जरा सी चूक से फनेस की आग बिगड़ सकती है और फिर सारा काम बर्बाद। यानी ये सारी चालें बस एक ही मकसद से चली जा रही थी, ध्रुव को हराने के लिए। उधर अखाड़े में नरभाल जैसे फट ही पड़ा था। उसकी दोनों भुजाओं से अजीब सी डरावनी शक्तियां निकल रही थीं। वो जोर से चिल्लाया, ओए लड़की सामने आ देख, तेरा बाप तुझे कैसे मारता है। हाँ, खूनी कंकाल टीम के ये लड़के सच में बहुत खतरनाक थे। किसी में रहम नाम की चीज ही नहीं थी। एस्फीरा की नजर अब भी मंच पर खड़े ध्रुव पर थी और ध्रुव भी उसकी ओर ही देख रहा था। उसकी आंखों में साफ सवाल था, यह मुझे हराना चाहता है ना? उसने जोर से मुट्ठियां भी तो ठीक है, अब देखते हैं कौन किसे हराता है। अगले ही पल ध्रुव ने नील ड्रैगन फनेस को बाहर निकाल लिया। जल्द ही वह पूरी तरह से ध्यान में डूब गया। उसे पता था कि केरिम और बाकी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और यह सब एस्फीरा का ध्यान भटकाने के लिए भी किया गया था। इसलिए उसे जितना जल्दी हो सके पिल तैयार करनी थी। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, मुझे कौन सी पिल बनानी चाहिए? डार्क वर्ल्ड की जीवांचल पिल। यह बहुत ताकतवर है, लेकिन अभी इसका समय नहीं है। इससे मैं हलचल मचाना चाहता हूँ, और यह हलचल मैं नहीं बल्कि मेरी पागल दरिंदे टीम की जीत से होगी, तो यह पिल बाद के लिए छोड़नी होगी। लेकिन सवाल अब भी वही था, उसे कौन सी पिल बनानी चाहिए? तभी नील ड्रैगन की आवाज आई, मास्टर, अगर वह नवम ड्रैगन पिल बना रहा है तो तुम 14 ड्रैगन पिल क्यों नहीं बनाते? ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। समझ गया, उसने मन ही मन कहा, 9 जड़ी बूटियों से बनी नवम ड्रैगन पिल। अब बस देखते जाओ कैसे मैं 14 ड्रैगनों की शक्ति से पोषित पिल बनाऊंगा। फौरन उसने एक चौथे स्तर का राक्षसी क्रिस्टल सक्रिय कर दिया। अचानक उसका पूरा शरीर रोशनी से भर गया और तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, लेवल 4 का राक्षसी क्रिस्टल सक्रिय किया गया है। अगले 5 मिनट तक तुम्हारे शरीर में राक्षसी ऊर्जा बहती रहेगी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। राक्षसी ऊर्जा क्या थी? यह थी राक्षसों की शक्ति। ध्रुव इसे लड़ाई के लिए नहीं बल्कि इसे अमर ऊर्जा में बदलकर पिल रिफाइनिंग में इस्तेमाल करेगा। बस इतना ही अंतर था, चारों तरफ चमक फैल गई। नील ड्रैगन फनेस की आग अब इंद्रधनुष रोशनी में जल रही थी। ध्रुव ने एक जड़ी बूटी उठाई जिससे डेविल ऊर्जा की गंध आ रही थी। उसकी नजर हलील पर थी, जो निरीक्षण करने वाले पंक्ति में बैठा था। ध्रुव कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम सोचते हो बस तुम्हारे पास ही उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां हैं? जरा यह देखो, मेरी जड़ी बूटियां वो सब डेविल गॉड जादुई डिब्बे से निकाली गई थी, जिसकी खासियत थी साधारण जड़ी बूटियों को विकसित करना। यही वजह थी कि अर्कराज कुल के हकीम जो जड़ी बूटियां लाए थे वह पहले आम थी, पर अब विकसित होकर डेविल आकाशीय जड़ी बूटियों में बदल चुकी थी। इनकी गुणवत्ता स्वर्गसार कुल द्वारा दी गई जड़ी बूटियों से भी उच्च दर्जे की थी। हलील थोड़ा चौंका, लेकिन हरिधर अब भी अकड़ में बोला, लड़के, इस स्तर की जड़ी बूटियों को तू नियंत्रित ही नहीं कर पाएगा। ध्रुव ने बिना हिचके जवाब दिया, तुझे लगता है कि 9वें स्तर का संप्रस्य कोई बड़ी बात है? मैं भी उसी स्तर का हूँ। इतना कहते ही ध्रुव के शरीर से फिर से एक तेज धमाका हुआ। उसने सारी जड़ी बूटियां फनेस में डाली और अंदर की बहती ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया। हरिधर की आंखों में पहली बार थोड़ी चिंता दिखाई दी। उधर अखाड़े में नरभाल की हालत और भी डरावनी हो गई थी। उसके पूरे शरीर से पागलपन भरी शक्तियां निकल रही थीं। उसके कपड़े चितड़े हो चुके थे। रीढ़ और कंधों से लोहे जैसी नुकीली कीलें बाहर आ चुकी थीं। अब वह इंसान कम और दीमन 20 ज्यादा लग रहा था। मार डालूंगा, चिल्लाते हुए नरभाल ने छलांग मारी। एस्पीरा की आंखें गहरी हो गईं। उसने झट से आदेश दिए,
तिमरा वेदिका की रक्षा करना। शाहनाज, दीदी रीवा, तुम दोनों दाएं और बाएं की कमान संभालो। इतना कहते ही उसने अपनी चंद्र तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ा दी, पर नरभाल ने कोई बचाव नहीं किया। वो तो हंसते हुए वार को झेल गया। चंद्र तलवार उसके मजबूत शरीर से टकराई, पर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी बीस्ट ऊर्जा अचानक बाहर निकली और गरजते हुए बोला, दफा हो जा। अगले ही पल एक जोरदार झटका आया, जिससे एस्फीरा पीछे की ओर छिटक गई, लेकिन उसने हवा में पलटी मारी और फिर से हमला करने के लिए लौट आई। इस बार उसने तलवार सीधा नरभाल के माथे पर मारी। माथे से थोड़े खून की बूंदें निकली, पर नरभाल को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। अब वो पूरी तरह डीमन बीस्ट बन चुका था। उसकी त्वचा, हड्डियां और मांस सब किसी डीमन जैसे मजबूत हो गए थे। एस्फीरा का वार पूरी तरह शारीरिक था, लेकिन नरभाल की रक्षात्मक शक्ति इतनी ज्यादा थी कि साधारण हमले उस पर असर ही नहीं कर सकते थे। हाहा और मार लड़की। नरभल जोर से हंसा और जमीन पर जोर से पैर मारा। एक तेज आवाज के साथ वह बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ा। तिमरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने फौरन सामने आकर पूरी ताक से उसके सिर पर घूंसा मारा, मगर उल्टा उसकी कलाई चटक गई और वह हवा में उलती हुई जाकर फॉरेशन की दीवार से टकराई। उसके मुंह से खून निकल आया। तू मुझसे भिड़ेगी? नरभल ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। मरने का इतना ही शौक है। अब उसकी नजर शहनाज पर पड़ी। तू ही कह रही थी ना कि हमारी टीम का खात्मा कर देगी तेरा। वो रायगर कहाँ है? छुप गया। डर के मारे और फिर बिना रुके उसने दोबारा हमला किया। उसके साथ उसके 4 साथी भी टूट पड़े। एस्फीरा ने तलवार से बचाव किया, लेकिन उसकी तलवार छिटक गई। वो नरबाल से ज्यादा शक्तिशाली थी, पर नरबाल का शरीर अब साधारण नहीं था। वो आधा डीमन बीस्ट बन चुका था और उसकी ताकत किसी और ही स्तर पर थी। शहनाज भी चोट खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। पागल दरिंदे टीम अब पूरी तरह दब चुकी थी। एस्फीरा और उसकी टीम को नरभाल और उसके साथी बुरी तरह से पछाड़ रहे थे। दर्शक दीर्घा में बैठा कैरिम जोर से हंसा और ध्रुव की ओर देखा। देख क्या हाल हो रहा है। तेरी टीम का ध्रुव, तेरी यह लड़कियां जल्दी मरने वाली हैं, लेकिन क्यों ना मरने से पहले इन्हें थोड़ा खुश कर दिया जाए उसकी। यह बात सुनकर दर्शकों में शोर मच गया। कई लोग गंदी और बेहूदी बातें करने लगे। हाय, लग तो रहा है जैसे कोई पुरानी कहानी चल रही हो, राक्षस और सुंदर लड़की वाली। अब तक तो बस किताबों में देखा था, आज तो सब आंखों के सामने है। नरभाल भाई, कपड़े फाड़ दो। इन सब के हाहा भीड़ एकदम पागल सी हो गई थी। कुछ शिष्य ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उन्हें होश नहीं था। मुकाबला लगातार चल रहा था। इसी दौरान तिमरा के बाजू का एक टुकड़ा कट कर गिर गया, जिससे उसका हाथ फोड़ा दिखने लगा। फिर एक और गंदी हंसी सुनाई दी। सबको मिलेगी, लेकिन सबसे दमदार पहले मेरी होगी। ऐसा सुख दूंगा कि यह जिंदगी भर नहीं भूलेगी। नरभल बोला। एस्फीरा अभी भी रास्ता ढूंढ रही थी, पर नरभल की ताकत और उसकी रक्षक ऊर्जा को तोड़ना आसान नहीं था। नीचे खड़ी औजा का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। आरू चिल्लाई, पिताजी, यह लोग हद पार कर रहे हैं। एजकांत ने मुट्ठियां भी लीं। चक्रयोग हॉल का गांगुली भी गालियां बके जा रहा था। पर अब बात बस लड़ाई की नहीं रह गई थी। अब यह हमला सीधा ध्रुव और उसकी टीम की गरिमा पर था। उधर धर्मनाथ, जो हर चीज का जिम्मेदार था, आराम से खड़ा हंस रहा था, क्योंकि उसे बुर्जुक सर्गेश्वर से आदेश मिला था। ध्रुव को सबक सिखाना है, और जब तक ध्रुव जिंदा है, फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथियों के साथ क्या होता है। उन्हें अपमानित किया जाए, लूटा जाए या मार दिया जाए। अमर महल के कुछ एल्डर्स भी वहां बैठे थे, लेकिन किसी ने कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। उल्टा कुछ तो जैसे मजे ले रहे थे। तभी शहनाज का कुर्ता एक तरफ से फट गया और उसकी सफेद त्वचा नजर आने लगी। दर्शकों की भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। हाय, यह तो कमाल है। हा हा, और दिखाओ नीचे क्या हो रहा है। नरभाल भाई और जोर लगा। अब पूरा माहौल गंदा और डरावना हो चुका था। ज्यादातर लोग जैसे होश खो चुके थे। उनकी आंखों में हवस्ती और जुबानों पर गंदगी। कैरम अब भी जोर जोर से हंस रहा था। देख ध्रुव, तेरी लड़कियां अब पूरी तरह नग्न होने वाली हैं। हा हा। ध्रुव के अंदर कुछ टूटने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों में जैसे आग भर आई थी। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसे लग रहा था कि अभी सब कुछ फूंक देगा, सब जला डालेगा। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। एस्फीरा और बाकियों को खुद ही लड़ना था। अगर वह अखाड़े की ओर दौड़ता भी तो फॉरेशन उसे रोक देती। वो बस मन ही मन चीख सकता था। उसी वक्त उसके अंदर नीले ड्रैगन की आवाज गूंजी। मास्टर, शांत रहो। फिर रुद्रदेव की आवाज आई। ध्रुव, अभी तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा। यह सब तुम्हें गुस्से में लाने के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा ध्यान बन जाए और तुम पिल ना बना सको। लेकिन भला कोई कैसे शांत रह सकता है जब अपने ही लोग इस तरह अपमानित हो रहे हो? तो क्या कोई आंखें मूंद सकता है? ध्रुव का दिल अब किसी साधु जैसा तो नहीं था।
वह एक आम इंसान की तरह सोच रहा था, जिसके अंदर गुस्सा था, दर्द था और खून बहाने की तीव्र इच्छा थी। अचानक उसके अंदर फिर कुछ फटा। उसने जोर से दहाड़ मारी। आज चारों तरफ से लोग हंसी उड़ा रहे थे। केरम अब और भी जोर से हंस रहा था। सभी 17 हॉल के अध्यक्ष और मास्टर हंस रहे थे। खलील भी मजे ले रहा था। यहां तक कि अमर महल के निर्णायक भी ठहाके लगा रहे थे। न्याय का प्रतिनिधि धर्मनाथ भी अब जोर जोर से हंस रहा था। हर चेहरा जैसे ताना मार रहा था। ध्रुव की बेबसी पर हंस रहा था। अब और नहीं सह सकता। मैं ध्रुव का दिल अभी इतना मजबूत नहीं हुआ था कि वह अपने जज्बातों को पूरी तरह दबा सके। जब उसने अपनी ही लड़कियों को जलील होते देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। एक अजीब सी बेबसी उसे अंदर से खा रही थी। उसका ध्यान भटकने लगा। जो पिल वो बना रहा था उसमें गड़बड़ होने लगी। फनेस में जड़ी बूटियों का सार आपस में टकराने लगा। सब कुछ बस फटने ही वाला था। अगर आधा मिनट और ऐसे ही चलता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। ध्रुव, शांत हो जा भाई, खुद को संभाल, होश में रहो। हर कोई परेशान था, लेकिन जितना ध्रुव का गुस्सा बढ़ रहा था उतना ही केरम और उसके साथियों की गंदी हंसी तेज होती जा रही थी। नरभल, इनके कपड़े उतार दे। देखते हैं कितनी सुंदर है। यह देखो, इनकी सफेद त्वचा और पतली कमर वाह कमाल की है। अगर यह मेरी होती तो मैं नर्क से भी वापस आकर इनकी हिफाजत करता। हद है। खुद को मर्द कहते हो और अपनी लड़कियों की भी रक्षा नहीं कर सकते। मर जाना चाहिए तुझे। भीड़ से तानों की बौछार हो रही थी। ध्रुव का गुस्सा अब रुकने वाला नहीं था। उसके अंदर से जो शक्ति उठ रही थी वह बार बार क्रिम्सन ड्रैगन की सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यह शक्ति किसी और की नहीं, खुद ध्रुव की थी। इतनी तेज कि क्रिम्सन ड्रैगन भी उसे रोक नहीं पा रहा था। डरते हुए क्रिम्सन ड्रैगन बोला, नील भाई, अब मुझसे नहीं रोका जा रहा। अगर मास्टर ऐसे ही रहे तो उनका यह खूनी दिल उसे खा जाएगा। समुद्री ड्रैगन भी गुस्से में दहाड़ा, इन कमीने लोगों को सबक सिखाते हैं। चलो सबको कुचल डालते हैं। उसका स्वभाव वैसे भी तेज था। अब तो उसकी सहन शक्ति जवाब दे रही थी। ब्लड ड्रैगन और पॉइजन ड्रैगन भी गरज उठे। हम तैयार हैं। अगर आज इन्हें नहीं रोका तो ये सोचेंगे कि हमारा मास्टर कमजोर है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते, नील ड्रैगन ने जोर से कहा, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। हम अभी सामने नहीं आ सकते। अगर हम प्रकट हो गए तो पूरा अमृत भी खिल जाएगा। याद है ना, जब हम पहली बार आए थे क्या हुआ था? हर बार अपनी शक्तियां दिखाना जरूरी नहीं होता। यह लड़ाई मास्टर की है, उसे खुद ही इसे झेलना होगा। नील ड्रैगन चिल्लाया, मास्टर, खुद को संभालो, तुम्हें शांत होना होगा। ध्रुव का दिल चीख उठा। शांत रहूं? इतनी आसानी से होता तो तुम खुद क्यों नहीं हो जाते शांत? अब चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वह पूरी तरह गुस्से में था। उसे लग रहा था, अगर मैं अपनी ही लड़कियों को नहीं बचा पाया तो जीने का हक नहीं है। मुझे क्या? महाविद्यालय क्या ड्रैगन क्षेत्र? कौन का विनाश? जब अपने ही लोग सुरक्षित नहीं तो दुनिया जीत कर क्या करोगे? उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था और तभी एक अनजानी सी मधुर शक्ति उसके अंतर्मन पर बरसने लगी, जैसे अमृत की फुहारें गिर रही हों। एक ही पल में उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके अंदर जो खून उबाल मार रहा था वो जैसे शांति में बदल गया। यह शक्ति बहुत ही रहस्यमयी और बहुत गहरी थी। उसी पल आरू कांपती हुई जमीन पर बैठ गई। उसके मुंह से धीमे से निकला, भाई ध्रुव, तुम्हें तुम्हें जीतना ही होगा। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। एजकांत ने फौरन उसे एक दसाई पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आरू की उस शक्ति से परिचित था जो अभी उसने इस्तेमाल की थी। उस वक्त जब ध्रुव का गुस्सा बेकाबू हो रहा था, आरू ने अपनी छिपी खास शक्तियों से उसे शांत कर दिया। लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी और अब उसकी आंखों से हमेशा के लिए रोशनी चली गई थी। एजकांत ने आरू को गले से चिपका लिया। कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोता रहा। उधर ध्रुव की आंखों में फिर से जान आ गई। अब उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि अंधकार था। उसने तुरंत अपनी अमर ऊर्जा को इकट्ठा किया और मन में कहा, अब तुम्हारी बारी है, नील ड्रैगन। नील ड्रैगन का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, मास्टर, आपने अभी 14 डेविल आकाशीय जड़ी बूटियां डाली हैं। उनकी शक्तियां पहले ही काबू से बाहर होने को तैयार हैं। अगर अब हम अपनी शक्ति भी इसमें डालेंगे तो मुझे डर है कि आप अब सोचने का वक्त नहीं है। ध्रुव ने कहा। वो थोड़ी सी भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जितनी जल्दी हो सके उसे पिल तैयार करनी थी। उसने जोर से दहाड़ मारी, अब शुरू करो। नील ड्रैगन बोला, ठीक है मास्टर, लेकिन खुद को संभाल कर रखिएगा, हम शुरू कर रहे हैं। अचानक एक गहन सन्नाटा पसरा। मैदान के ऊपर आसमान में काले बादल छा गए, जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला था। नवम ड्रैगन पिल है ना? तो अब देखो असली ड्रैगन पिल क्या होती है। नील ड्रैगन भेजो। उसी समय आसमान में एक चमकदार बिजली कड़की और नील ड्रैगन की शक्तियों की एक लहर सीधी फनेस पर गिरी। फनेस के भीतर का तरल जो पहले ही उबाल मार रहा था अब आग की नदी में बदल गया। हर बूंद में जैसे ज्वाला की तपिश थी जो बाहर निकलने को बेताब थी।
ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राचीन राक्षस उसमें कैद होकर छटपटा रहा हो। ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और फनेस की अग्नि और तरल पर नियंत्रण बनाए रखा। समुद्री ड्रैगन, अब तुम्हारी बारी है। आसमान में एक और भयंकर बिजली कड़की और बादलों को चीरती एक विशाल लहर सी शक्ति फनेस में समा गई। अंदर का तरल और ज्यादा हिंसक हो गया, लेकिन ध्रुव ने किसी तरह उसे काबू में रखा। ब्लड ड्रैगन, क्रिम्सन ड्रैगन, एक के बाद एक ड्रैगनों की शक्तियां बिजली की तरह ऊपर से उतरती और फनेस में समाती। पूरा आसमान अब दहाड़ों, गर्जनाओं और बिजलियों से थर्रा रहा था। फनेस के भीतरल अब एक प्रचंड ज्वालामुखी बन चुका था, जिसमें दर्जनों शक्तियां आपस में टकरा रही थीं। ध्रुव के दोनों हाथ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। होठ सफेद पड़ गए थे। थोड़ी सी चूह भी खतरनाक धमाका कर सकती थी, लेकिन ध्रुव ने किसी तरह फनेस पर काबू बनाए रखा। अब बाबा शिकायत, अडॉप ड्रैगन, काम खत्म करो। ध्रुव जोर से चिल्लाया। 13 ड्रैगन अपनी शक्ति फनेस में डाल चुके थे। डार्क ड्रैगन आखिरी था। डॉप ड्रैगन गरजते हुए बोला, मास्टर, मैं भेज रहा हूं। एक आखिरी बिजली गिरी। डार्क ड्रैगन की शक्ति फनेस में समा गई। उस पल फनेस करोड़ों टन जितना भारी हो गया। ध्रुव की बाहें झुक गईं। उसका शरीर झटकों से कांप उठा। फनेस के भीतर अब एक चमकदार अलौकिक गोले में बदल रहा था। उसमें सारी शक्तियां एक दूसरे से गूंथ रही थीं, जैसे ब्रह्मांड का कोई नया सूरज जन्म ले रहा हो। यह सबसे अहम घड़ी थी। ध्रुव जोर से चिल्लाया। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक। उसके शरीर में तुरंत 128 गुना शक्ति फूट पड़ी। उसकी नसें लाल होकर उभर आई। उसके शरीर से भाप की सनसनाहट उठने लगी और आभा इतनी तीव्र थी कि आसपास की हवा भी गर्म हो गई। उसने अपनी ताकत का हर कतरा फनेस में उड़ेल दिया। अब हो जा तैयार। उसने दांत पीसते हुए आखिरी धक्के के साथ चीख मारी। तभी एक आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने पिल बना ली है। तुम्हें इनाम मिला है। लेवल जोड़ 1, वर्तमान स्तर 9वें लेवल का रक्तवीर, बधाई हो। ध्रुव, तुम्हारा हकीम कौशल 1 लेवल से बढ़ गया है। वर्तमान स्तर हकीम सम्राट। जैसे ही ध्रुव ने सुना कि पिल बन गई है, उसने फनेस नीचे रखा और बिना रुके बाहर की ओर दौड़ पड़ा। यह देखकर सब चौंक गए। अरे, यह लड़का भाग रहा है। लगता है पिल नहीं बनी। अब डर के मारे भाग रहा है। रुको, इसे भागने मत दो। केरिम हंसते हुए बोला, भागेगा? चलो देखते हैं कहाँ तक भागता है। उसने इशारा किया और ग्रीफन हॉल के कई ताकतवर शिष्य तलवारों पर उड़ते हुए आसमान से नीचे आए और ध्रुव के सामने उतरकर रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, अब कहाँ जाएगा? कचरे। कुछ ही पल में ध्रुव को चारों तरफ से घेर लिया गया। यह देखकर दूर खड़ा जग्गा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, अबे ओह, सब लोग हथियार निकालो, काट डालो इन सालों को। कालीचरण, मंगूस्त्रा और बाकी कुछ साथी तुरंत खड़े हो गए। एजकांत की पीठ का काला बक्सा भी धीरे धीरे कांपने लगा, जैसे उसमें कोई तूफान पल रहा हो। उधर मेघना की नजरें बस ध्रुव पर टिकी थीं। उसने धीरे से कहा, रुको ध्रुव, भाग नहीं रहा है। उसे ध्रुव की फितरत अच्छी तरह पता थी। वो कभी भी भागने जैसी कायरता नहीं करता, चाहे पिल बनती या नहीं। उसने पहले कहा था, शौर्य वंश के लोग कभी नहीं भागते। ध्रुव की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। आवाज ठंडी थी, हटो मेरे रास्ते से। साले, क्या हमें धमका रहा है? मारो इसे। 8 शिष्य उस पर एक साथ झपट पड़े, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही ध्रुव की मुट्ठी कस गई और उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर आ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून था। उसके शरीर में पहले से ही 128 गुना शक्तियां उफन रही थीं। डार्क ड्रैगन स्लैश ब्लेड हवा को चीरते हुए घूमी और एक पूरा अर्धवृत्त काटा, जैसे मौत का दरवाजा खोल दिया हो। घूमती हुई ब्लेड की शक्ति बिजली जैसी लपकी। सामने खड़े योद्धा समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, और फिर उनके शरीर की कमरें बीच से कट गईं। खून की धारें फवारों की तरह निकली और 8 योद्धा एक एक करके 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर पड़े। सिस्टम ने लगातार 8 बार ऐलान किया। ध्रुव एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो बस आगे बढ़ता चला गया। यह 8 शिष्य मामूली नहीं थे। यह सब स्वर्णवीर लेवल के योद्धा थे। हर एक की ताकत ध्रुव से ज्यादा थी, पर फिर भी ध्रुव ने उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें जमीन पर खून में लथपथ 8 लाशों पर टिकी थीं, पर केरम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर तो अजीब सी मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, लड़के, अब चाहे तेरे पंख भी निकल आए, तुझे तो मरना ही है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ध्रुव ने दौड़ते हुए पलट कर कहा, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो मिटा डालूंगा तुझे। उसकी आवाज में घृणा साफ दिख रही थी, जैसे कैरिम की कोई औकात ही ना हो। कैरिम ने हंसते हुए कहा, मार देगा? अच्छा चल आजा, फिर देखते हैं तेरी औकात क्या है।
और यह भी देखेंगे कि सप्तचक्र महाविद्यालय से दुश्मनी लेकर कितनी दूर भाग पाता है। ध्रुव ने बिना हिचक के जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर पूरा सप्तचक्र महाविद्यालय। प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।